किया था वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग। और मैंने बोला था ये टॉपिक आपको 15 मार्क्स कवर करेगा, 12 to 15 मार्क्स है वो आपको कवर करेगा। आपके न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में अप्रोक्स 8 to 10 मार्क्स कवर करेगा, और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो इलेक्टिव पेपर है उसमें ये टॉपिक है वो 30 मार्क्स कवर करेगा। मींस जो एक केस स्टडी रहेगी वो इसी टॉपिक पे आने वाली है, आपके ट्रांसफर प्राइसिंग पे। अब एक बात समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग जो टॉपिक है उसमें क्या होता है, कैसे होता है। कल अपन ने सीखा था कि एमएनसी जो होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके और ये सब बिजनेस वगैरह करने लगी। उसकी वजह से वो करते क्या थे, वो ट्रांजैक्शन को ऐसे सेट करते थे जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है, जो लो टैक्स जुरिडिक्शन कंट्रीज है वहां पे प्रॉफिट बढ़ा देते थे, और जहां पे हाई टैक्स जुरिडिक्शन कंट्रीज है वहां पे टैक्स को क्या कर देते थे, कम कर देते थे। और वो कैसे करते थे, प्रॉफिट को ऐसे शिफ्ट करते थे, जहां पे टैक्स ज्यादा लगता है वहां पे प्रॉफिट को कम बताते थे, और जहां पे टैक्स नहीं लगता या बहुत कम लगता है वहां प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। अब एक बात समझना, सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन 92 पढ़ाया था। 92 वो चार्जिंग सेक्शन 92 ये बोलता था कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, तो उसको आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आना पड़ेगा। अब एक बात समझना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको यहां पे बताया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस transaction between two or more associate enterprise or at least one should be non-resident. Transaction between two or more associate enterprise or at least one should be non-resident, that is called your international transaction. अब इसमें एक चीज समझना, ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है। ट्रांजैक्शन आपका कोई भी बाइंग का हो सकता है, सेलिंग का हो सकता है, लीजिंग का हो सकता है, एज वेल एज द लेंडिंग का हो सकता है, बोरोइंग का हो सकता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का हो सकता है, एनी अदर ट्रांजैक्शन जो आपके प्रॉफिट, लॉस, इनकम, असेट्स पे इफेक्ट रखता है वो भी हो सकता है। उसके बाद में अपन ने देखा था ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड है, अपॉर्शनमेंट कॉस्ट से रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कॉस्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। मैंने एग्जांपल लिया था कि यूनिलीवर ने अगर मान लो ऐसा कोई शैंपू बनाया, जो शैंपू विद परफ्यूम, अगर आप शैंपू लगाओ तो परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं, तो ऐसा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें वो क्या करेंगे, कॉस्ट को अलोकेट करेंगे। जितनी उनकी सब्सिडरी कंपनीज है उनको कॉस्ट का अलोकेशन करेंगे, तो वो कॉस्ट का अलोकेशन है वो भी आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, ऐसा अपन ने सीखा था। अब एक और बात समझना, यहां पे एक और लाइन लिखो, दैट इज ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू द, यहां पे एक और लाइन लिखो, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। अब एक बात समझना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस जो होता है, रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर अमलगमेशन डीमर्जर होता है, एसोसिएट्स एंटरप्राइज के बीच में अगर अमलगमेशन होता है तो वहां पे भी आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, वो भी आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, वो भी पॉइंट होता है। तो आप एक काम करो, यहां पे एक लाइन डालो, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग, इस यहां पे पॉइंट डाल दो। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर डालो, रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसेस, रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसेस बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, अगर एसोसिएट एंटरप्राइज का अगर रीस्ट्रक्चरिंग होता है, मतलब दो कंपनी मिलकर और कोई तीसरी कंपनी बना देते हैं, अमलगमेशन वगैरह होता है, तो वो भी आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। अब एक बात समझना, एक तुम्हारा डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपन ने पढ़ा था, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन किसी आउटसाइडर के साथ कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन किसी आउटसाइडर के साथ कर रहे हो, लेकिन बेटा उस आउटसाइडर का आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, वो आउटसाइडर का आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में प्रायर अग्रीमेंट है। क्या है, प्रायर अग्रीमेंट है करके, ठीक है। और बेटा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज उसमें इंफ्लुएंस करता है, डिसाइड करता है। तो उस केस में आप आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो भी तुम्हारा आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो भी तुम्हारा डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। और एक और चीज समझना, ये आउटसाइडर जो है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जो आउटसाइडर है वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वहां पे भी आपको आर्म लेंथ प्राइस है वो आपको लग जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था, बीए मैंने आपको छुड़वा दिया था, मैंने कहा बाद में अपन देखेंगे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको 92A बताया था। 92A क्या था? 92A इज रिलेटेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज। सर दो एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज कब मानी जाएगी, तो वहां पे अपन ने बहुत सारे रिलेशनशिप पढ़े थे। कौन कौन से रिलेशनशिप पढ़े थे? देखो, अगर एक एंटरप्राइज है वो दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज है वो दूसरी एंटरप्राइज, दो एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दो का करती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को लोन देती है और वो लोन कितना है, उसके टोटल असेट के 51% या उससे ज्यादा है, तो बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की बोरोइंग का गारंटी देता है, कितना देता है, 10% और मोर, बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज जो है उसका
जो भी उसका जो बिजनेस है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला ऑफ अदर एंटरप्राइज बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज जो है वो एक एंटरप्राइज का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 90% और मोर इज सप्लाइड बाय द वन एंटरप्राइज एंड ही इन्फ्लुएंस द प्राइस, बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो और सेल करते हो और आगे वाला पर्सन है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, बोथ आर ट्रीटेड एज द एसोसिएट एंटरप्राइज। उसके बाद एक एंटरप्राइज को इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, दूसरे एंटरप्राइज को वो इंडिविजुअल है उसके रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को जो एचयूएफ कंट्रोल करता है, दूसरे एंटरप्राइज को जो एचयूएफ है उसके मेंबर है उसके मेंबर के रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। उसके बाद में बेटा अपन ने ये देखा था इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीओआई अगर 10% और मोर का पीएसआर है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीओआई अगर 10% और मोर का पीएसआर है, बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। उसके बाद हमने चालू किया था 92C दैट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। सर आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे? और आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 5 मेथड होती है। पहली मेथड होती है कप मेथड, और कप मेथड में अपन ने क्या सीखा था? देखो कप मेथड में अपन ने ये सीखा था कि जब कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस है, अगर आपके पास कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है और कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस है तो वहां पे कप मेथड लगेगा। इसमें आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालने का? सो इजी। आप सबसे पहले एक काम करो, कंपेरेबल प्राइस जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में प्राइस चार्ज कर रहे हो, पे कर रहे हो, वो ले लो और दोनों के बीच में जो फंक्शनल डिफरेंसेस है उसके आप एडजस्टमेंट कर लो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। दूसरा जो मेथड मैंने आपको सिखाया था दैट वाज रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड इज सो सिंपल मेथड, उसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? देखो नाम से पता चलेगा रीसेल प्राइस मेथड। जो रीसेल हो रहा है, जब आप रीसेल कर रहे हो तो रीसेल कितने में कर रहे हो? स्टार्ट विद द रीसेल प्राइस मेथड। सबसे पहले आप रीसेल प्राइस ले लो, माइनस कर दो नॉर्मल जीपी मार्जिन है, वो नॉर्मल जीपी मार्जिन आप माइनस कर दो, परचेज रिलेटेड खर्चे है वो आप माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो जीपी मार्जिन लेते हो वो जीपी मार्जिन से रिलेटेड अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे तो वो एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे और उसके बाद का जीपी मार्जिन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एक और अपन ने पढ़ा था दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड देखो नाम से पता चला है कॉस्ट प्लस मेथड। आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी कॉस्ट लेनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसमें आपको प्लस करना है प्रॉफिट, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। जो कॉस्ट लेनी है उसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको ऐड करना है, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। क्या मिल जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस। अब इसमें एक और चीज समझने की कोशिश करना आप लोग। बेटा कॉस्ट प्लस मेथड में कल अपन ने जो एक एग्जांपल लिया था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, दैट इज नैनो आईएनसी वाला। ये वाला जो एग्जांपल था मोडी इंडस्ट्रीज एंड नैनो आईएनसी और हाईटेक वाला, ये एग्जांपल आप अच्छे से ध्यान रखना और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला, ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें आपने क्या किया था कि जब कॉस्ट प्लस मेथड में जब आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट जब आप प्लस करोगे तो प्रॉफिट से रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट मिल सकते हैं। जो आप प्रॉफिट ऐड करोगे उस प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट मिल सकते हैं। जैसा कल अपन ने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट था वो 60% था बाकी वाले ट्रांजेक्शन में, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे आप एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे थे, यहां पे आपको कुछ वो टेक्निकल नो हाउ भी प्रोवाइड कर रहा था, एज वेल एज उसका ऑर्डर भी ह्यूज था, उसको कुछ डिस्काउंट भी दे रहे थे, उसको कुछ क्रेडिट भी दे रहे थे। तो वो प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट आप कॉस्ट पे पुट करोगे और आपको आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो इतना हुआ था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड। नाम है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। नाम है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, जिसको अपन शॉर्ट में पीएसएम बोलेंगे। ये पीएसएम क्या होता है अपन समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। पानी पी लेते हैं एक बार। देखो बेटा, हाँ भाई चलो ऑल पीपल, एक मेथड है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे पीएसएम, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। देखो नाम से क्या लग रहा है? प्रॉफिट स्प्लिट करने की बात आ रही है। देखो नाम से पता चलेगा इसमें करना क्या है। जैसा अपन ने कब पढ़ा था, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस है अपने पास तो कप मेथड। रीसेल प्राइस मेथड में आप अगर कुछ एक्वायर करते हो एसोसिएट से और वापस रीसेल करते हो, वहां रीसेल प्राइस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड, आपको कॉस्ट दे रखी है, प्लस करना है मार्जिन, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। यहां प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का मतलब क्या होता है? देखो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड बेसिकली कहां लगता है पता है? जहां जॉइंट वेंचर में एसोसिएट एंटरप्राइज काम करती है। एसोसिएट एंटरप्राइज है वो अगर जॉइंट वेंचर में काम करती है, दो एसोसिएट एंटरप्राइज आपस में मिलके और जॉइंट वेंचर में काम करती है, वहां पे जो आपका मेथड लगता है दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कहां पे लगता है? जब दो एंटरप्राइज आपस में मिलकर और जॉइंट वेंचर में, 2-3 एंटरप्राइज आपस में जॉइंट वेंचर में काम करती है, तो वो फिर प्रॉफिट को कैसे बांटेगी? या मेनी टाइम क्या होता है जब सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना पड़ता है, जब इंटेंजिबल्स होती है तो
इंटेंजिबल्स के केस में अपने को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना वेरी डिफिकल्ट होता है, तो पहले अपन जॉइंट प्रॉफिट निकालते हैं और वो जॉइंट प्रॉफिट को क्या करेंगे, जितनी एसोसिएट एंटरप्राइज है, जितना उसमें एंगेज थे जो लोग, उसमें अपन डिवाइड कर देंगे। दैट मेथड इज नोन एज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ये एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है करके, ठीक है। और ये क्या होता है, कैसे होता है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी एक एग्जांपल से। देखो बेटा, हुआ क्या, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एक दूसरी एंटरप्राइज है जिसका नाम है बी लिमिटेड, और एक और एंटरप्राइज है जिसका नाम है सी लिमिटेड। अब एक बात समझना, ये ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ये तीनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। ये तीनों आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, ये तीनों एंटरप्राइज जो है, ये तीनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब एक चीज समझना, ये तीनों एंटरप्राइज क्या करती है कि ये जॉइंट वेंचर में, जैसे होता क्या है, ए लिमिटेड को सपोज एक सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर मिलता है, एक सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर मिलता है ए लिमिटेड को। अब ये सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर जो मिलता है उसका प्राइस है $2 लाख। सपोज मैं इस बार डॉलर में ले लेता हूं, $2 लाख है वो सॉफ्टवेयर बनाने का मिलेगा, और वो ऑर्डर किसको मिलेगा, ए लिमिटेड को मिला। अब एक बात समझना, ये जो ए लिमिटेड है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, बोर्ड पे देखना, ये ए लिमिटेड है ना, ये तुम्हारे फॉरेन में है, और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड है वो बेसिकली इंडिया में है। ए लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला सॉफ्टवेयर बनाने का, और सॉफ्टवेयर से कितना चार्ज करेंगे, $2 लाख है वो, $2 लाख दे विल चार्ज, ए लिमिटेड विल चार्ज $2 लाख। अब एक बात समझना, $2 लाख जो चार्ज किया, ये एक्स लिमिटेड से ऑर्डर मिला था, और एक्स लिमिटेड से $2 लाख चार्ज किया एक सॉफ्टवेयर बनाने का। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो बनाया ना, ये तीनों ने जॉइंट वेंचर में बनाया। ये जो तीनों कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियों ने आपस में जॉइंट वेंचर में ये सॉफ्टवेयर बनाया। मींस दे मेड दिस सॉफ्टवेयर इन द जॉइंट वेंचर में बनाया। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, इन तीनों ने मिलके और जॉइंट वेंचर में सॉफ्टवेयर बनाया, और उसके लिए $2 लाख चार्ज किया। अब होता क्या है, ये जो $2 लाख चार्ज किया है ना, ये $2 लाख बेसिकली, ये जो $2 लाख चार्ज किया, फिर ये बांटते कैसे है पता है, इसमें से $1 लाख है ना, ये तो ए लिमिटेड ने रख लिया, इसमें से $60,000 है वो बी लिमिटेड को दे दिया, और बेटा इसमें से $40,000 है वो बेसिकली सी लिमिटेड को दे दिया। इनको $2 लाख मिला था, किसको, ए लिमिटेड को। ए लिमिटेड ने $1 लाख खुद रखा, बी लिमिटेड को $60,000 दिया, और सी लिमिटेड को $40,000 इन्होंने दे दिया। मतलब ऐसे उन्होंने डॉलर बांट दिए। अब एक बात समझना, आपको यहां पे दे रखा है, आपको यहां पे दे रखा है कि बेटा इन्होंने क्या किया, वापस से समझना एग्जांपल को, एक एक्स लिमिटेड करके कंपनी थी, उससे ऑर्डर मिला था सॉफ्टवेयर बनाने का। सॉफ्टवेयर तीनों ने मिलकर बनाया, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तीनों जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। और $2 लाख में से $1 लाख ए लिमिटेड ने रखा, बी लिमिटेड ने $60,000 रखा, और सी लिमिटेड ने $40,000 रखा। अब एक बात समझना, हुआ क्या, रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, जो इनका रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, रिलेवेंट contribution in terms of relevant contribution in terms of capital employed, उसके बाद रिस्क टेकिंग, मैन पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली आपको दे रखा है 40:40:20। देखो बेटा, आप पहले एक बार क्वेश्चन को समझ जाओ, उसके बाद कॉपी कर लेना। तीन कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर में काम करती है। ए लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला $2 लाख का, और वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, सॉफ्टवेयर बनाया। और सॉफ्टवेयर बनाया तो तीनों ने क्या किया, $1 लाख ए लिमिटेड ने ले लिया, $60,000 है वो बी लिमिटेड को दिया, और बेटा सी लिमिटेड को $40,000 दिया। लेकिन आपको यहां रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन दे रखा है, यहां आपको दे रखा है कि रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, रिस्क टेकिंग, मैन पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन तीनों ने जो मिलकर काम किया,
इन तीनों का जो रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन था, जो इनकी भागीदारी थी, जो इन्होंने जो मेहनत की, वो मेहनत कौन से रेशियो में की पता है? 40:40:20 में की। ए लिमिटेड ने 40%, बी लिमिटेड ने 40% एंड बेटा सी लिमिटेड ने 20%। इस रेशियो में इन्होंने मेहनत की, इस रेशियो में इनकी भागीदारी थी। एक बात बताओ, तो इनको प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। जिस रेशियो में इन्होंने मेहनत की है उसी रेशियो में इनको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो एक बात समझने की कोशिश करना, यहां पे कुछ और डिटेल है वो आपको दे रखी है, इधर देखना, मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूं। यहां पे देखो कुछ और डिटेल आपको दे रखी है, दैट इज टोटल कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो टोटल खर्चा आया वो बेसिकली $1,80,000 आया। मतलब $1,80,000 है वो टोटल खर्चा आया सॉफ्टवेयर बनाने का। जो सॉफ्टवेयर बनाने का टोटल खर्चा आया वो आपका $1,80,000 आया। एंड कॉस्ट इंकर्ड by B Limited is suppose $58,000 और आपसे पूछा है कैलकुलेट आर्म लेंथ प्राइस फॉर बी लिमिटेड। आप बी लिमिटेड के लिए आर्म लेंथ प्राइस निकालो, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो बेटा, आपसे इन्होंने क्या दे रखा है? एक कंपनी है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड को एक ऑर्डर मिलता है सॉफ्टवेयर बनाने का, और उस सॉफ्टवेयर बनाने का जो ऑर्डर है उसके लिए उनको $2 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। वो $2 लाख में से क्या हुआ बेटा? $2 लाख रुपीस कैसे होता है? $2 लाख है, उसमें से क्या हुआ? ए लिमिटेड ने $1 लाख रखा, बी लिमिटेड ने $60,000 रखा और सी लिमिटेड ने $40,000 रखा। अब एक बात समझना, आपको कुछ इंफॉर्मेशन लास्ट में दे रखी है कि टोटल कॉस्ट जो आया ये सॉफ्टवेयर बनाने का वो $1,80,000 आया। टोटल कॉस्ट इज $1,80,000 एंड बेटा इसमें से जो बी लिमिटेड है ना, वो बी लिमिटेड ने खर्चा किया था $58,000 का। तो भाई टोटल कॉस्ट इज $1,80,000 बट बी लिमिटेड ने खर्चा किया था यहां पे $58,000 का। आपसे पूछा है कि बी लिमिटेड के लिए आर्म लेंथ प्राइस निकालो। आपसे इन्होंने पूछा है कि जो बी लिमिटेड है वो बी लिमिटेड के लिए आर्म लेंथ प्राइस निकालो, और इनका आपको रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन दे रखा है। ये रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है? बेसिकली यहां पे एक बात समझना, यहां कंट्रीब्यूशन सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड का नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, मैन पावर, रिस्क टेकिंग, सबका मिला के जो भी तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिस्क टेकिंग है, मैन पावर एंगेजमेंट है, ये सबका मिला के जो कंट्रीब्यूशन आता है, दैट कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली 40:40:20। आप बोलोगे कैसे निकाला 40:40:20? बेसिकली हमने क्या किया होगा कि अगर ये आउटसाइडर तीनों लोग होते और ये तीनों लोग आउटसाइडर होते, एक दूसरे से एसोसिएट नहीं होते, और अगर ये मेहनत करते तो इनको कौन से रेशियो में प्रॉफिट मिलना चाहिए था? वो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको दे रखा है 40:40:20। अब एक बात बताओगे, आप बोलोगे सर देखो, आप बोल रहे हो कि यहां पे बी का कंट्रीब्यूशन 40% है, लेकिन सर कॉस्ट के हिसाब से तो टैली नहीं हो रहा है। कैसे टैली नहीं हो रहा है? एक बात बताओ, आपने जो कॉस्ट इंकर किया वो 58,000 बी ने इंकर किया, तो बी ने 58,000 इंकर किया, डिवाइड बाय 40% करोगे तो आपका 1,80,000 नहीं आ रहा है सर। ऐसे कॉस्ट से एक बात बताओ, ये जो रेशियो मैंने आपको दे रखा है ना, ये सिर्फ कॉस्ट का नहीं है, ये कॉस्ट है, मैन पावर है, रिस्क टेकिंग है, फंक्शन परफॉर्म है, इन सब का एवरेज निकाल के, और बेटा जो रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो है वो आपको दे रखा है 40:40:20। मतलब एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो कौन से रेशियो में बढ़ना चाहिए? 40:40:20 में आपको प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। तो देखो इस मेथड में आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे? जैसे नाम से पता चलता है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकाल दो करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे टोटल प्रॉफिट निकालूंगा, और टोटल प्रॉफिट जो है वो बेटा कितना आ जाएगा? मैं बोलूं $2 लाख जो है ये आपका सेलिंग प्राइस था सॉफ्टवेयर का, और उसमें से डॉलर की कॉस्ट कितनी आ गई? 1,80,000, तो $20,000 है, ये $20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब एक बात समझना, इस $20,000 का जो प्रॉफिट हुआ इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो 3 लोगों में डिवाइड करेंगे यहां पे, और 3 लोगों में किस किस में? एक तो तुम्हारा ए लिमिटेड, एक तुम्हारा बी लिमिटेड, और एक तुम्हारा सी लिमिटेड। अब एक बात समझना, जो ए लिमिटेड है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 40%, बी लिमिटेड का भी 40%, सी लिमिटेड का 20%। तो पहले वाले का प्रॉफिट आया $8,000, दूसरे वाले का आया $8,000,
और तीसरे वाले का आया तुम्हारा $4,000। एक बात बताऊं, बी लिमिटेड को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? $8,000। अब एक बात बताओ, मैं यहां बी लिमिटेड के लिए आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहा हूं, तो कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, तो आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले कॉस्ट इंकर्ड बाय बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड ने जो खर्चा किया वो कितना किया बेटा? $58,000 का किया। अब एक बात बताओ, इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो $8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है इसको, तो मैं बोलूं यहां पे आर्म लेंथ प्राइस है, वो आर्म लेंथ प्राइस कितनी आनी चाहिए उसकी? 66,000 आनी चाहिए। एक बात बताओ, 66,000 आर्म लेंथ प्राइस आनी चाहिए और आपने उसको बांटा कितना है? सिर्फ 60,000 बांटा। देखो मैंने जो गोला किया, मैंने जो ब्रैकेट किया ऊपर 60,000, आपने सिर्फ 60,000 उसको दिया है, उसको देना कितना चाहिए था? 66,000। तो मैं बोलूं यहां बी लिमिटेड का प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? $6,000। यहां बी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो $6,000 से बढ़ जाएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड इंक्रीज बाय $6,000, इंक्रीज बाय $6,000। चलो आप एक काम करो, एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या लिखा हुआ है। देखो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में, उसके बाद मैं आपको कॉपी करने को देता हूं। देखो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड which may be applicable mainly in the international transaction involving transfer of unique intangibles। अगर आप यूनिक इंटेंजिबल्स वगैरह ट्रांसफर करते हो, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह है, या मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन which are so interrelated that they cannot be evaluated separately for the purpose of determining the arm length price of any one transaction, by which the आपको क्या करना, the combined net profit of associate enterprise arising from international transaction in which they are engaged is determined। पहले आप combined net profit निकाल दो, जैसे अपन ने निकाला अपना $20,000 था, वो $20,000 आपका combined net profit था। उसके बाद एक काम करो, द रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच एसोसिएट एंटरप्राइज टू द अर्निंग ऑफ सच कंबाइंड नेट प्रॉफिट, जो रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप निकाल दो, इज देन इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म। ये कैसे आप रिलेवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? फंक्शन परफॉर्म के बेसिस पे कि भाई कौन सी एंटरप्राइज क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। असेट एम्प्लॉयड, भाई कितनी किसकी कितनी असेट लगी हुई है, या टू बी द एम्प्लॉयड, और रिस्क अज्यूम, किसने कितना रिस्क लिया है। मतलब कुल मिला के यहां पे एफएआर एनालिसिस होता है। एफएआर एनालिसिस का मतलब होता है फंक्शन परफॉर्म, असेट इन्वॉल्व एंड रिस्क अज्यूम। उसके बेसिस पे आप उनका रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन निकाल दो ईच एंटरप्राइज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एक्सटर्नल मार्केट डेटा विच इंडिकेट्स हाउ सच कंट्रीब्यूशन वुड बी इवेल्युएटेड बाय अनरिलेटेड एंटरप्राइज परफॉर्मिंग द कंपेरेबल फंक्शन इन द सिमिलर सर्कमस्टेंसेज। मतलब अगर मान लो यहां पे जो अनरिलेटेड पार्टीज है वो अगर यही काम करते, जो अनरिलेटेड लोग हैं अगर वो यही काम करते, तो उनका कितना प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट जो रहेगा उनका कितना प्रॉफिट होता, वो जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। द कंबाइंड नेट प्रॉफिट is then split amongst the enterprise in the proportion of their relevant contribution as evaluated under subclause 2, and the profit thus apportionate to the assessees taken into account at arrive at the arm length price in relation to the international transaction। जो प्रॉफिट assessee को मिलेगा वो आप लेके और आर्म लेंथ प्राइस है वो आप निकाल दो। इसको कॉपी मारो, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो कॉपी करो फटाफट।